हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारी कमिटस, ईमेल्स एटसेट्रा रिसीव हुई है, जहाँ पे हर कोई बंदा यही कह रहा है कि सर गेस्ट पेपर अपलोड करो, हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दो, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम कंफ्यूज हैं, हम कभी कॉलेज नहीं गए हैं, पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, या यहाँ पे मैं आपको गेस्ट पेपर नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एग्जामिनर कैसा पेपर डालेगा। अगर मैंने गेस्ट पेपर ऐसे ही डाला कि कल लोग आप लोग ही कल मुझे बुरा भला कहोगे कि इसने हमें धोखा दिया, इसने ये कहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करता हूँ कि कैसे आपको कम समय में अपना सिलेबस कवर करना है और अपना ये पेपर क्रैक करना है। ठीक है, देखते हैं। तो आपका अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा तो अपनी बुक देखिए, तो वहाँ पे पहला चैप्टर है वन एक्ट प्ले द न्यू हैंगमैन लॉरेंस हॉसमैन लिखा है। तो अगर हम प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर स्केच इम्पॉर्टेंट बनता है। हर एक कैरेक्टर स्केच वहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है। इस प्ले में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं, एक है खुद हैंगमैन का और एक गवर्नर का। ठीक है, वहाँ पे चैपलिन भी है, उसका रोल निकल सकता है 3 मार्क्स का। व्हाट वाज द रोल ऑफ चैपलिन इन द प्ले न्यू हैंगमैन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वन एक्टिव प्ले को, सॉरी, दिस न्यू हैंगमैन को हैंगमैन क्यों नाम पड़ गया, इस प्ले ने न्यू हैंगमैन को हैंगमैन क्यों नाम पड़ गया। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, हैंगमैन ने अपनी ड्यूटी निभाने से क्यों इनकार किया। क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हैंगमैन का डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है, तो इसमें और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके बुक में टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए गए हुए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन पे आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो क्योंकि जो एग्जामिनर ने वो डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, आपको प्रिपेयर रहना है। हर एक चैप्टर के आपको वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, तो दूसरा यूनिट है आपका एसेज। तो इसमें दो चैप्टर्स हैं, विंग्स ऑफ फायर, वन वर्ल्ड कल्चर। अगर हम विंग्स ऑफ अगर बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास कम समय है, टाइम नहीं है, बट आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ। तो विंग्स ऑफ फायर और वन वर्ल्ड कल्चर में आप लोग एक ही पढ़ो, जो आपको मोस्ट ईजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर दो सेक्शंस हैं वहाँ पे डेफिनेटली और पूछा जाएगा, इसमें करो या इसमें करो। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही प्रिपेयर कर सकते हो। अगर विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे हम, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, अबाउट द ऑथर आप किसी चैप्टर का मत याद रखना, ये अब बट ये आपको ज़रूरी लिखना है कि वन एक्ट प्ले किसने लिखी है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है, वन वर्ल्ड वन कल्चर किसने लिखी है। ठीक है, इनकी थोड़ी अब बायोग्राफी में इतनी जाना नहीं है, ये इसको याद रखना है कि ये कब पैदा हुआ, कब मर गया, कहाँ पैदा हुआ, इसने कौन सी बुक लिखी है, एक दो बुक की नाम याद रखो, बस इतना ही। ठीक है, इतना काफ़ी होता है। ठीक, बाकी आप अपना सर मत अपना टाइम मत ज़ाया करो इन इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था, विंग्स ऑफ फायर में आपको पूछा जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम और इसके जो टीचर्स हैं उनमें क्या बॉन्डिंग थी, उन एपीजे अब्दुल कलाम अपने टीचरों के साथ कैसे उठते बैठते थे। ठीक है, और ऐसे आएगा शवाटस हाई स्कूल में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, एमआईटी में कैसे गुजारी, एपीजे कैसे बन गया साइंटिस्ट। ठीक है, ऐसे पूछे जाए इसने कैसे स्ट्रगल की। आई बात समझ में। और वन कल्चर में क्या होगा, इसमें मोस्टली शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल लेवलिंग, ऐसा पूछा जाएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय इमिग्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड कल्चर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा कि लेडी गागा कौन है, हु इज़ डीजे बैशो। तो जो वेस्टर्न मूवीज़ है उन्होंने इंडिविजुअल कल्चर्स पे क्या असर डाला है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने हर एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हो,
टेक्स्ट बुक पे अच्छी तरह से पढ़ा हो, उसको समझा हो वो, क्योंकि उसको उनको कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आप सब क्वेश्चंस कर सकते हो, जो भी पेपर में आएगा रिगार्डिंग जिस जिस टेक्स्ट, तो आप वो कर सकती हो। बिकॉज आपको पता, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा, वही वही पूछेगा जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से वो समझे, लर्न किए, तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब आएगा। अब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सिलेबस, वो है पोइट्री। तो पोइट्री में आपको 3 पोएम्स दिए हुए हैं। द चुमनी सुई पर, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, डाका गाज आगा शाहिद अली, प्रेयर फॉर माय डॉटर W.Y. येट्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पोएमें दी गई है, आपको 2 ही प्रिपेयर करो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 प्रिपेयर करो, वो 2 प्रिपेयर करो जो आपको ईजी लगे समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाओ, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, डाका गाज, आप डाका गाज प्रिपेयर करो, पोस्ट कार्ड मत करो, क्योंकि पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर ये आपके सिलेबस में नहीं, ये आपकी बुक में नहीं है। आप वही प्रिपेयर करो जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो ये 3 पोएमें बनती है, चुमनी सुई पर, डाका गाज, प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो आप वही 2 प्रिपेयर करो जो आपको मोस्ट ईजी लगे। पोएम्स में क्या पढ़ना है आप लोगों को, पहले पढ़नी है समरी, ठीक है, फिर क्या पढ़ना है, इनमें थीम्स पढ़नी है, ठीक। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझी है समरी पोएम की, तो वहाँ पे आपको थीम भी आएगी, वहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया भी आएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पढ़ना है लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस इन पोएम्स में, लाइक सिमली की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। मेटाफर इस लाइक चुमनी सुई पर में मेटाफर कौन यूज़ हुआ है, कहाँ हुआ है यूज़, ये आपको याद रखना है। व्हाट डू यू मीन पर्सनिफिकेशन, और डाका गाज में पर्सनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ हुई है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि थीम्स एटसेट्रा पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इससे घबराते हो कि स्टैंज़ा पूछा जाएगा, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन कर, अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर आप लोगों ने समरी अच्छी तरह से पढ़ी हो, समझी हो इस पोएम की, किसी भी पोएम की, तो आप वो, ठीक है, वो लाइनें आप इजी से एक्सप्लेन करोगे। बट इसमें क्या करना है, पहले अगर कोई लाइनें दी हुई है तो आपको लिखना है कि दिस लाइनें आर टेकन फ्रॉम दिस पोएम एंड रिटन बाय दिस पोएट, ठीक है। तो एंड इन दिस लाइन इज द पॉइंट वांट टू डिस्क्राइब, ठीक, ऐसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब है लास्ट यूनिट शॉर्ट स्टोरी, इसमें 2 स्टोरी दी हुई है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप एक ही प्रिपेयर करो, ठीक है। बट ये ईजी है, आप दो भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें पहली है लॉटरी मुंशी प्रेमचंद, एंड सेकंड है द बेट एंटोन चुकोमे। देखो लॉटरी में क्या है, लॉटरी में बहुत सारे कैरेक्टर स्केचेस, बहुत से ज़्यादा रोल्स निकलते हैं। इसमें ऐसे भी पूछा जाएगा लॉटरी की समरी अपनी वर्ड्स में लिखो, फिर आप बोलोगे सर हम कहाँ से लाएंगे समरी, जो टेक्स्ट अबाउट द टेक्स्ट इसमें दिया गया है वो इसकी समरी है। हर एक चैप्टर की, हर एक पोएम की अबाउट द टेक्स्ट, अबाउट द पोएम लिखी गई हुई है। तो आप वही पढ़ो, आप उसी को समझो, तो उसमें आपकी समरी आ जाएगी, ठीक है। वही आप लिखो, वो ईजी भी, सिंपल भी है और शॉर्ट भी है, ठीक है। अब मुंशी प्रेमचंद में क्या आएगा, इसमें आएगा रोल ऑफ विक्रम, या कैरेक्टर स्केच ऑफ विक्रम, या और कैरेक्टर स्केच ऑफ स्कूल टीचर, हु ऐसे आए भी, हु वाज कुंती, हु वाज प्रकाश, ठीक है। इसमें आएगा कोई ह्यूमरस इंसिडेंट बताओ इस चैप्टर का, और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन भी पढ़ लेना। आई बात समझ में। और अब है बेट, द बेट में आप 2 कैरेक्टर स्केच आपको याद रखने हैं। एक है लायर का कैरेक्टर स्केच, और है दूसरा है बैंकर का कैरेक्टर स्केच। अगर आप लोगों ने ये 2 कैरेक्टर स्केच पढ़े हैं, इट मीन्स कि आपने पूरा बेट पढ़ा है। फिर अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन निकल कर आए तो आप उसका जवाब इजीली दे सकते हो। आइए बात इसमें ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि बेट किसने जीता और कैसे जीता। और इसमें ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि लायर ने अपने 15 साल कैद कैसे गुजारी, पहले साल उसने क्या किया, दूसरे साल क्या किया, और बाकी सालों में उसने क्या किया। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, काम रहना है, अपने इस टाइम का फ़ायदा उठाना है।
ठीक है कि नहीं है दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। खुदा हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।